नमस्कार। आज सुनते हैं लेखिका बानो कुद्सिया की लिखी कहानी बहुबा। बानो कुद्सिया उर्दू और पंजाबी की एक प्रसिद्ध लेखिका, नाटककार और उपन्यासकार थीं। उन्हें प्यार से बानो आपा भी कहा जाता था। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ और विभाजन के बाद वह पाकिस्तान में बस गईं। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी बहुबा। बहुबा के जाने के तीसरे दिन भैया की नई नवेली दुल्हन भी मैके चली गई। अब हकीकत तो खुदा को या बहुबा को बेहतर मालूम है, लेकिन उसके अचानक चले जाने से हमारे घर में अजब किस्म की खामोशी छा गई है। भैया अपना फुट भर लंबा सिगार लेकर लॉन में बैठ जाते हैं और फिर किसी से कुछ नहीं कहते। हत्ता कि उनके मुंह से मुन्ने के मुताल्लिक भी कोई बात नहीं निकलती। अब आप ही बताइए, पहले भी कभी यूं हुआ था? बहुबा के जाने से पहले तो भैया छीन छीन कर मुन्ने को बहुबा से ले जाते थे। कभी उसके लिए हवाई जहाज बनाते, कभी उससे सर्कस कराते, थक कर उनकी गोद में लेट जाता तो गालियों की मश्क कराते। लेकिन जब वो कुर्सी में धंसे यूं बेनियाज हो गए हैं, गोया मुन्ना इस घर का नहीं, हमसाए का बच्चा है, जो भूलकर यहाँ आ गया है। मुन्ना उनकी कुर्सी से लगकर आहिस्ते से कहता है, "झा चाचा, झा चाचा।" लेकिन मुस्कुरा कर देखने के अलावा उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। और मैं सोचती हूँ कि आखिर बात क्या है? दुल्हन मैके से आती क्यों नहीं? बहुबा को मेहरदीन क्यों नहीं ढूंढ कर लाता? बहुबा थी तो घर आंगन सभी सजा हुआ था। कांगड़े के ये मुहाजिर हमारे घर में नौकर थे। बहुबा मुन्ने को खिलाती थी और कपड़े वगैरह धोती थी। मेहरदीन बावर्ची का काम करता था और दोनों की खूब गुजरान होती थी। बहुबा की बूढ़ी सास, जिसका चेहरा झुर्रियों से अटा हुआ था, सारा दिन नौकरों के क्वार्टर के सामने नीम के पेड़ तले गुड़गुड़ी पीती और बहुबा के काम में कीड़े निकालती थी। ये भैया की बारात से एक दिन पहले का जिक्र है। बहुबा पिछले आंगन में तार पर धुले हुए कपड़े निचोड़ निचोड़ कर डाल रही थी। मैं मुन्ने के छोटे से सुर्ख पायजामे में इजार बंद डाल रही थी। हर बार जब बहुबा कपड़ा निचोड़ती तो मुंह को भी आस्तीन से पोंछ लेती। कुछ देर तो मुझे ख्याल ना आया, फिर मैं उसके करीब चली गई। बहुबा रो रही थी। उसकी बड़ी-बड़ी शरबती आँखें लाल हो रही थीं और नाक की मोटी-सी तीली पर एक झिलमिलाता आँसू फिसल रहा था। मैं करीब पहुँची तो बहुबा और भी तनदही से काम में मशगूल हो गई। बहुबा, हुआ क्या है आखिर? बीबी जी, अब कबू तक उनकी बातां बर्दाश्त करूँ जी? किनकी बातां? मैंने पूछा। मेहरदीन और उसकी माँ। आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। अब जी मेहरा कहवे जे कि जातक क्यों न हुआ अबे तक हाँ। ये कहकर बहुबा फिसक फिसक रोने लगी। मैं उसे उस वक्त तक तसल्ली देती रही जब तक अम्मा ने मुझे अंदर न बुला लिया। बहुबा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन रूपवान औरत अभी तक बच्चे को तरस रही थी। मुन्ने को सारा दिन लिए फिरती और मेरा ख्याल है अगर मैं उसे इजाजत देती तो शायद वो मुन्ने को रात भी अपने साथ ही सुलाती। कुछ तो बहुआ की बदनसीबी थी और कुछ मेहरदीन और उसकी माँ ने उसका दिल छलनी कर दिया था। जब कभी वो अकेली बैठी मुझे नजर आई, उसकी आंखों में हमेशा आंसू होते। बारात की वापसी पर सब थक हार कर सो चुके थे। सिर्फ दूसरी मंजिल में दूल्हा दुल्हन के कमरे में बत्ती रोशन थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। खुदा जाने क्यों मेरा दिल सरे शाम से घबराया हुआ था। भैया ने दुल्हन को पहली मर्तबा आज ही देखना था और दुल्हन की सूरत बाज़िबी और रंग गहरा सांवला था। वो बेचारी जब खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, तो भी लगता था कि जैसे मुस्कुराए जा रही है। नन्हा सा एक दांत निचले लब पर कुछ इस अंदाज से टिका हुआ था कि उसकी सारी संजीदगी को चाटे लिया जाता था। फिर ऊपर वाली मंजिल से कोई भागकर नीचे उतरा, तो मैं मुन्ने को सोता छोड़कर बरामदे की तरफ चली। भैया का सांस फूला हुआ था और वो ड्रेसिंग गाउन की डोरियां बांधने में मशगूल था। मुझे देखते ही बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए अच्छा नगीना तलाश किया। मेरा दिल सीने में जोर जोर से उछलने लगा। क्यों, क्या बात हुई? भाभी, कुछ देख तो लिया होता। तुम्हें अपने देवर पर जरा भी तरस ना आया? भैया की आंखों में कुछ ऐसे आंसू थे और आवाज में ऐसी दुख भरी तड़प थी
कि मेरा अपना जी दुख गया, लेकिन जो होना था हो चुका था। अब आवेला करने या गिला करने से कुछ हाथ ना आ सकता था। मैंने मिन्नत समाजत करके भैया को ऊपर भेजा और जी ही जी में दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह, भैया दुल्हन की तबीयत के असीर हो जाएं। भैया और दुल्हन की यूं बने कि सारा घराना जले। लेकिन सुबह की अजान हो गई और मेरी आंख न लगी। सुबह गजरदम जब बहुबा मुन्ने के लिए दूध की बोतल लाई, तो उसने झुककर मेरे कान में कहा, बीबी भैया तो लॉन में घूम रहे हैं, क्या दुल्हन मन को नहीं लगी उनके? ये उस रोज का जिक्र है जब अम्मा ने पहले दिन दुल्हन का कदम भारी जानकर सारे में मिठाई बांटी थी। हम सब दुल्हन से हंसी मजाक कर रहे थे और वो पलंग पर बैठी कभी भैया की तरफ देखती थी, कभी अपने पैरों की तरफ। फिर सर्जेंट क्वार्टर्स की तरफ से रोने पीटने की आवाजें आने लगीं। मैं और अम्मा भागी भागी उधर को लपकी। नीम के दरख्त के नीचे मेहरदीन की माँ गुड़गुड़ी लिए बैठी थी और मेहरदीन के हाथ में बुझी हुई छोटी सी लकड़ी थी और वो बढ़ बढ़कर बहुबा को पीट रहा था। मैंने मेहरदीन की बस एक ही बात सुनी और फिर वो हमें देखकर अपने कमरे में जा छुपा। वो कह रहा था, देखती नहीं, 2 महीने आए को नहीं हुए और दुल्हन उम्मीद से भी हो गई। तुझे ऐसी कोख जली से मैं कब तक निभा करूंगा? जा यहाँ से जा। उसी रात खुदा जाने बहुबा कहाँ चली गई। पुलिस में रपट लिखवाई, मेहरदीन के तमाम रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन बहुबा का सुराग न मिला। और फिर बहुबा के जाने के तीसरे दिन अचानक दुल्हन बेगम ने तांगा मंगवाया और अपने मैके रुखसत हो गई। मैंने भैया से पूछा तो वो बोले, तुमने बहुबा को देखा था? इतनी खूबसूरत औरत मेहरदीन जैसा निकाल सकता है, तो मैं ही ऐसा पागल रह गया हूँ कि तुम्हारी दुल्हन के साथ गुजारा करता रहता। मैंने झुंझलाकर कहा, भैया देखते नहीं, अल्लाह ने दुल्हन पर कैसी रहमत की है। भैया चबा चबा कर बोले, जी हाँ, एक इन्हीं को इस रहमत की जरूरत रह गई थी। पहले जो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत थी, अब और भी 4 चांद लग जाएंगे। भैया ये कुफराने नेमत है, तौबा तौबा, डरो उसके कहर से। कहर तो जी उसका मुझ पर नाजिल हुआ ही है। पहले कम से कम अपने जामे में तो रहती थी, अब तो वो भी इतराने लगी थी। एक इतराती हुई बदसूरत औरत तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। भैया, मैंने चिल्लाकर कहा, पहले उसकी चाकरी ही क्या कम थी, जो अब उसके बच्चों को भी पालता फिरूं। ठीक है, उसे वहीं रहने दो जी। मैं खामोश हो गई। मुझे यूं लगा जैसे बहुबा और दुल्हन दोनों हाथ पकड़े और वापस न आने की कसम खाकर धरती तले उतर गई हों। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बानो कुद्सिया की लिखी कहानी बहुबा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।